नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय विज्ञान पढ़ाऊंगा और कक्षा 10वीं का ये हमारा दूसरा पाठ है। क्या पाठ का नाम है? पाठ का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पहले डिस्कस यानी कि हमारी हो चुकी हैं, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर कई मतलब एक दो लेक्चर हमारे दूसरे चैप्टर में हो गए हैं। और अगर कुल लेक्चर की बात की जाए तो ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले 9 लेक्चर है, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप जाके वो देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, ये इसका लोगो है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आपको जो वीडियो मैं डालता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाई राजा सर जब आप डालेंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस यानी कि ग्रुप आइकन जो है वो दिखाई देगा, तो आप उसको बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, चलिए पाठ हमारा कौन सा? आम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, अब इसके बारे में जैसे कि हमने आम्ल और क्षार के बारे में चर्चा कर ली थी। ठीक है, अम्ल के बारे में तो मोस्टली हम लोग पढ़ ही चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षारक के लिए। ठीक है, अम्ल के बारे में हमने पढ़ा, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इनकी प्रवृत्ति संक्षारक होती है, परंतु इनको चक्कर नहीं देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है? देखिए ऐसा है कि क्षारक को पहले तो हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इनकी पहले तो हम परिभाषा जानेंगे, फिर इनके एग्जाम्पल जानेंगे, फिर इनके गुण जानेंगे, आखिर इनमें क्या क्या क्वालिटी होती हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले परिभाषा क्या है? तो देखिए वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब होता है OH माइनस आयन, या जिसे हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए देखिए वे यौगिक, फिर से समझना, यौगिक आप लोग जानते हैं जहाँ तत्व जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में जुड़कर जो चीज़ बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं यौगिक। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं देते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? अगर मान लीजिए कोई यौगिक है, पहली बात तो यौगिक में ऐसा नहीं होगा, फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई यौगिक है वो OH के अलावा कोई और भी ऋणायन देता है, क्या देता है? और भी माइनस वाला कोई आयन आपका देता है, तो समझ लेना कि वो आपका क्षारक नहीं है। ये ध्यान रखना आप लोग। देखिए जब भी कोई आप डेफिनेशन याद करें तो उनकी कंडीशंस को बहुत बारीकी से समझें, क्योंकि यही वो चीज़ हैं जो बाकी सबसे, यानी कि अगर आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया तो आप यहाँ पर गलतियाँ नहीं करेंगे। होता क्या है कि परीक्षा के दौरान हम चीज़ें जो आती हैं उनको भी गलत कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा होता है वो डाउन होता है। और वो इसलिए डाउन होता है क्योंकि आपने चीज़ों को बहुत गहराई से या बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा है। जरा फिर से देखिए क्या देखना है हमको कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। क्या होता है बेटा? OH माइनस आयन जो होता है इसको देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऋणायन नहीं देते हैं। इन्हें असल में क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है क्षारक। अब जरा हम लोग उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे NaOH हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, KOH हाइड्रोक्साइड आयन है, इसमें COH का होल्टस हाइड्रोक्साइड आयन है, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी क्या है आपका? हाइड्रोक्साइड। तो इन सब में जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, तो इनके अलावा ये इनमें कोई और ऋणायन नहीं है, तो ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन ही देते हैं, तो इन्हें कहा जाता है क्षारक। देखिए अभी एक चीज़ आप याद रखें, हम आपको पढ़ा रहे हैं क्षारक ना कि क्षार। क्षार हम आगे आपको बताएंगे कि क्षार होते क्या। ठीक है, एग्जाम्पल जरा यहाँ पर देखिए NaOH का जब हमने आयनन कराया, ठीक है। अच्छा अब जरा बच्चे यहाँ पर एक चीज़ समझें कि ये चिन्ह जो है वो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ जब मैंने आपको चैप्टर शुरू किया था, तो अगर आपको याद है तो जल्दी से हमारे साथ बोलेंगे। इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय का चिन्ह। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, लेसन को रिवाइज करते रहें ताकि आपकी चीज़ें याद बनी रहें। ठीक है, Na+ आयन OH माइनस आयन, यहाँ पर देखिए इसके अतिरिक्त कोई और ऋणायन तो है नहीं, तो ये आपका क्या हो गया? क्षारक। KOH का आयनन कराते हैं, यहाँ भी एक ऋणायन होता है। BaOH का होल्टस का अगर हम आयनन कराते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड, देखिए संख्या डिपेंड नहीं कर रही है। अभी आपको क्या पढ़ना है? संख्या नहीं बताई जा रही है, आपको पढ़ना क्या है कि OH माइनस आयन होना चाहिए, इसके अलावा और कोई ऋणायन ना हो तो उसे हम लोग कहेंगे क्षारक। ठीक है, NH4OH हो गया यहाँ पर, तो ये आपका हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्लियर होगी बात? आपको समझ में आ गया? यानी कि जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो आपके कहलाते हैं क्षारक और कोई अन्य ऋणायन ना दें। ठीक, अब क्षार क्या होते हैं? बात होती है यहाँ पर, समझना बहुत अच्छे से। देखिए वे क्षारक यानी कि क्षारक जो है इन्हीं में से कुछ क्षार होते हैं,
यानी कि जो क्षारक जो हमने आपको बताई है, जो हाइड्रोक्साइड, इन्हीं में से कुछ क्षार होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर वो कौन से होते हैं, हम पहचानेंगे कैसे, उनकी पहचान क्या है। तो देखिए, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि जो क्षारक जल में घुल जाते हैं पूर्ण रूप से, या यानी कि घुलना जरूरी है, ठीक है, पूर्ण रूप से यानी किसी तरीके से घुल जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अगर जो आपके क्षारक जो आप मिला रहे हैं, अगर ये जल में घुलनशील हैं, घुल रहे हैं, तो इन्हीं क्षारकों को हम लोग नाम क्या दे देंगे, क्षार कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे, क्षार, है ना। आपने क्या आम्ल क्षार पढ़ते रहते हैं और क्षारक के बारे में आपको पता नहीं होता। देखिए, असल में क्षारक और क्षार है तो एक ही, बट सारे क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि जो जल में घुलते हैं उन्हीं को हम लोग क्षार कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी आपको बात, ठीक है। चलो बेटा आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर कुछ मेंशन किया है। क्या मेंशन किया हमने, यहाँ पर जल में मिले कुछ क्षारक आपको दिए जा रहे हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, NaOH आपने पढ़ा होगा, जिसके बाद आपको दिया गया है, ठीक है। अब ये क्यों दिया है, क्योंकि ये जल में घुलकर, है ना, OH आयन देता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है, मेंशन किया गया है। हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है। पोटेशियम ऑक्साइड यानी कि K2, जैसे कि Na2 है तो वैसे K2 है, ये भी जल में घुलकर क्या बनाता है, OH माइनस आयन बनाता है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया हमारा, है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये यहाँ पर जो है ये सारे क्या है, क्षार हैं, क्या आपके, यानी कि ये क्षारक हैं अभी, ठीक है। अब इनमें क्षार क्या होंगे, ठीक है, जो जल में घुल जाएंगे या जल में विलेय क्षारक होते हैं। तो देखिए, ये जो क्षारक हैं जो जल में घुल रहे हैं, इन्हीं को तो बेटा हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जल में घुल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे भी कोई होते हैं क्या जो जल में नहीं घुलते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे FeO, है ना, आयरन ऑक्साइड हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर Fe3O4 हो गया, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZNO हो गया हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 हो गया। यानी कि जब इन्हें जल में घोला जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन तो देते हैं, पर ये क्या करते हैं, ये घुलते नहीं हैं, इसलिए बेटा इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्षारक ही रहते हैं। और जो घुल जाएंगे उनको हम लोग क्या कहने लगेंगे, क्षार कहने लगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग इनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब हमारा गुण होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से हम लोग, बस आपको बहुत अच्छे से सुनना है, आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। चलिए, क्या है पहला, प्रबल क्षार। यहाँ पर प्रबल और दुर्बल होते हैं। अब देखो, एक चीज़ और समझाते हैं हम आपको कि जो जल में घुल रहा है, जो जितने ज़्यादा आपका H+ आयन या OH माइनस, देखिए अम्ल के लिए H+ आयन जरूरी होता है और क्षार के लिए जरूरी होता है OH माइनस आयन। तो जो जितने ज़्यादा अम्ल और क्षार बनाएंगे, ठीक है ना, यानी कि H+ आयन जितने ज़्यादा देंगे वो आपका प्रबल अम्ल होगा। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्षार की, तो जो सब मतलब प्रबल कौन से होंगे, जिन्हें घुलने पर जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आयनित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिनमें OH माइनस आयन बनेगा वो तो आपके होंगे प्रबल, और जिनमें कम आयन होगा वो, यानी कम हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या होगी, वो आपके होंगे दुर्बल। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्रबल क्षार जो होते हैं प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि अम्ल हुआ करते थे। ये क्या करते हैं, ये लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को गलाकर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि इनमें संक्षारक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। दूसरा जरा हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे की, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं बेटा, दूसरा आपका है कि क्षारों का स्वाद तीखा होता है। अब जरा अम्लों के स्वाद की बात करें तो अम्लों का स्वाद कैसा होता था, खट्टा होता था, ठीक है। तो क्षारों का स्वाद तीखा होता है और जलन उत्पन्न करने वाला होता है, परंतु इनकी संक्षारक प्रवृत्ति होती है, आपको बता दिया हमने ऊपर, इसलिए इनको चखकर नहीं देखना चाहिए। समझ में आ रहा है, जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, देखिए आप जो खाद्य पदार्थ में हैं उन्हें तो आप चखकर देख सकते हैं, पर जो केमिकल यानी कि जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जो आपके केमिकल है ना, वो उन्हें आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि संक्षारक प्रवृत्ति होती है। आप अगर त्वचा यानी मुंह में रखते हैं तो आपकी जो जबान है वो जल जाएगी बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे प्रयोग बिल्कुल मत करना आप, ठीक। तीसरा देखिए, यह जल में विलेय होते हैं, यहाँ पर मात्रा लगा लेना आप लोग, विलेय होता है, ठीक है। अच्छा, चौथा क्या है, यह लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला, क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। कौन कर देता है, क्षार। क्वेश्चन क्या बनता है, क्षार जो होते हैं वो लिटमस पर क्या प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो आपको याद रखना है कि लाल लिटमस को ये क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए बेटा अगला देखते हैं,
पांचवा क्या है, क्षार साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्या होते हैं, क्षार जो होते हैं वो साबुन की तरह चिकने होते हैं। ठीक है, जब हम नहाते हैं तो साबुन आपने देखा होगा ये चिकना होता है, इसी तरीके से ये क्षार होता है। और आपको बता दें कि साबुन में भी क्षार की मात्रा थोड़ी सी मिली होती है, कपड़े वाले में बहुत ज़्यादा मिली होती है, पर यह त्वचा के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यहाँ पर जो नहाने वाला होता है इसमें इसकी मात्रा ना के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जरा बात करें कि क्षारों के रासायनिक गुण की अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी आपका। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पहला हेडिंग क्या है, वसा से अभिक्रिया, किसके गुण चल रहे हैं, क्षार के चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्षारों की वसा से अभिक्रिया होगी। देखिए NOH क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, हमने कराई वसा। अब वसा क्या होता है, तेल या वसा। ठीक है, देखिए जो सामान्य ताप पर लिक्विड अवस्था में है वो आपका क्या है, तेल है, और जो सामान्य अवस्था पर ठोस अवस्था में है उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तेल या वसा, जैसे डालडा हो गया, आपने देखा होगा ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है, फिर उसको गर्म कर देते हैं, लिक्विड हो जाता है। तो इससे हम लोग कहते हैं यहाँ पर R जो होगा वो एल्किल समूह होता है। ठीक है, इनके बारे में आप लोग आगे वाली जो क्लासेस होंगी उनमें जानेंगे। ठीक है, आगे वाले जो चैप्टर उनमें समझाया गया। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब ये इनकी अभिक्रिया, किनकी अभिक्रिया, क्षारों की अभिक्रिया आप तेल या वसा से कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपका ग्लिसरॉल बनता है और साबुन बनता है। ठीक है, यहाँ पर जरा हम थोड़ा समझाने का प्रयास करें, ये साबुन का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर R देखिए कुछ भी हो सकता है, एल्किल समूह है, तो समूह के रूप में कई सारे एल्किल समूह हो सकते हैं। तो आप किसी किताब में आपको जैसे लिखा होगा R की जगह C17H35 है ना, COONA, तो ये मत समझना कि ये गलत है, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया गया है, यानी R की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है एल्किल समूह के रूप में। ठीक है, चलिए आप जरा ध्यान दें, तो होता क्या है पहले वो समझिए। देखिए NOH मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी NaOH है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर लिखते नहीं बनता लेकिन फिर भी हम समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हिस्सा होता है, कितना हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा टूटता है और ये Na के साथ चला जाता है। ठीक है, अब क्या बना, CH2 CH और CH2, तो ये हमारा है, उनके साथ जो हमारे OH बचे थे वो जुड़ जाते हैं तीनों। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, यानी कि ये जो हिस्सा है वो आपके OH वाला हिस्सा एक यहाँ से मिलता है, क्योंकि 3 है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं है तो यहाँ पर होगा ये, और यहाँ पर होगा, 3 हो गए हमारे, 1 2 और एक हमारा क्या हो गया, 3। तो इन तीनों के जो OH होते हैं वो इससे जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल। अब हमारा क्या बता, श्री R, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है R आपका, हमने क्या कहा, एल्किल समूह है, COO है ही हमारा, 2 है ना सब में C के साथ। ठीक है, COO, और Na यहाँ पर 3 कहाँ से आए, क्योंकि 1 2 3, तो यहाँ पर भी इसलिए इसकी 3 मात्रा बनती है। बात समझ में आ गई आपको, ये आपको याद रखना है। क्या रखना है, पहला क्वेश्चन कि वसा से अभिक्रिया किसकी, क्षार जो होते हैं वसा के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, तो ये याद रखना आपको, ये क्षारों की अभिक्रिया वसा से दिखाइए, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी अभिक्रिया है, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए लिख कर। ठीक है, क्या क्या बनता है, ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। ठीक है, इसे हम लोग साबुनीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें साबुन बनना है, और साबुन बनने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण। दूसरा आप क्या कहता है, अम्लों से अभिक्रिया। अब ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बोले सर ये आप क्या कह रहे हैं, आपने क्षार तो अभी पढ़ाए हैं तो पहले कैसे पढ़ लिए। तो अब अगर याद कीजिए कि अम्लों की अभिक्रिया आपने क्षारों से कराई, तो चूंकि आप क्षार पढ़ रहे हैं तो आप क्षारों की अभिक्रिया अम्लों से करा सकते हैं। बात तो वही हुई ना, है ना, जैसे 3 + 2 या 2 + 3, आंसर तो आपका 5 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है, अम्लों से अभिक्रिया है, होता क्या है कि अम्लों से अभिक्रिया किसकी हो रही है, क्षार की हो रही। तो क्षार जो है वो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण। याद हो गया आपको, फिर समझिए जरा बहुत अच्छे से। जो क्षार होते हैं, क्षारों की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अम्ल, HCl क्या है, एक अम्ल। तो क्षारों की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर, यानी कि जब किसी क्षार की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है लवण और हमें प्राप्त होता है जल। ठीक है, अब यहाँ पर क्षार की जगह कोई और भी ले सकते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि लवण प्राप्त होगा। वो कोई भी लवण हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर जो अभिकारक लेंगे उसी प्रकार से आपका उत्पाद बनेगा। समझ में आ गया, उम्मीद है कि आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, NOH की अभिक्रिया किससे कराई, HCl से कराई, क्या प्राप्त हुआ, NaCl और हमारा जल। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। अब यहाँ पर क्या बात है, देखिए
अम्लों के उपयोग कुछ ज़्यादा थे, क्षारों के उपयोग थोड़े यहाँ पर आपके सिलेबस में कम दिए गए हैं। तो हमने आपको फिर भी मेंशन कर दिए यहाँ पर, क्या मेंशन कर दिए हैं कि क्षारों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सर हमें ये भी तो पता होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं पर हमें यही नहीं पता कि ये यूज कहाँ होते हैं। तो ज़रा देख लीजिए कि ये यूज कहाँ होते हैं। देखिए ऐसा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का उपयोग जो होता है, पहला तो होता है साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है, दूसरा होता है कागज़ बनाने में, रियान होता है, यहाँ पर रियान लिखा है तो आप यहाँ पर रा एक ही मात्रा उन्ना इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, रियान। तथा अनेक रसायन, बहुत सारे जो केमिकल होते हैं उनके प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखिए जरा, दूसरा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उपयोग क्या होता है? पहला तो भाई इसका उपयोग होता है पुताई करने में, ठीक है, यानी कि जो पुताई होती है उसमें, यानी कि जो आपने देखा होगा ढिंग वगैरह लगा, मतलब गाँव में सफ़ेदी होता है, चूना आता है उससे सफ़ेदी होती है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, उसको मतलब बुझा चूना होता है, अनबुझा चूना होता है, फिर उसको डाल देते हैं, फिर वो बुझा चूना बन जाता है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं बुझा चूना, ठीक है। अच्छा आगे देखिए जरा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपने पढ़ा ही होगा, अभी आप लोग नहीं, आप लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। अच्छा, चमड़ा उद्योग में, चमड़ा जो होता है आपने देखा, चमड़ा व्यापार होता है, चमड़ा तो जानते हो ना, पशुओं की जो खाल होते हैं उनसे चमड़ा बनता है, ठीक है। जल की कठोरता दूर करने में, तो इतने सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। ये क्या होता है? एक क्षार होता है, और ये क्षारों के उपयोग भी अगर आपसे पूछे जाए तो आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे आप NaOH के लिख देना, चाहे आप COH का होल ट्वाइस के लिखते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक के लिए पूछा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो फिर आपको यही लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नोट रखना है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। क्या नोट है हमारा? नोट में आपको ये पढ़ना है कि अम्लों और क्षारों की जो प्रबलता होती है वो उनकी आयनन की क्षमता पर निर्भर करती है, यानी कि आपने जितनी चीज़ें घोली हैं जल में, कितने अच्छे से वो घुल रही हैं। अगर वो बहुत अच्छे से घुल जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उनमें ज़्यादा OH हमें प्राप्त होंगे, और जिसमें ज़्यादा OH होंगे तो वो आपका प्रबल क्षार हो गया। और जिसमें अगर आप किसी अम्ल को घोल रहे हैं और उसमें जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे तो वो प्रबल अम्ल होगा। तो इसी कैटेगरी पे यहाँ पर कुछ आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दिए जा रहे हैं, जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3। देखिए दो भाई होते हैं, एक तो आपका HNO3 होता है और दूसरा आपका होता है HNO2। इसे हम लोग पढ़ते हैं HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, और इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रस अम्ल। तो ये आप ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल जो हम ये बता रहे हैं ये वाला तो होता है प्रबल, और ये जो उनके छोटे भाई होते हैं ये होते हैं दुर्बल। तो ये आप याद रखना, गलत मत कर लेना। प्रबल HCl प्रबल अम्ल है, ठीक है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल, HNO3 प्रबल। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? क्वेश्चन भी पूछ जाता है इनमें से कौन सा प्रबल है या इनमें से कौन सा दुर्बल है, तो ये भी आपको याद करना है। H2S एसियन हाइड्रोजन सल्फाइड, एसियन हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल CH3COOH, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है, H2CO3 यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो होते हैं ये आपके दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? आपके दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार की अगर बात की जाए तो NaOH, आपको KOH याद रखना है, और भी होते हैं बट ये दो आपके बहुत ज़्यादा रिएक्शन में और आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इनका यूजेस है, इसलिए आपको ये दोनों याद ही रखने हैं। दुर्बल क्षार की अगर बात की जाए तो NH4OH जो होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं हम आगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर बेटा हमारा लेक्चर जो है आज का वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग पीएच मान और पीएच में अगला चैप्टर बहुत ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा, एक न एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है बोर्ड परीक्षा में। तो आगे वाला लेक्चर आप जल्दी से आपको मिलेगा जिस दिन आपका टर्न होगा। और यहाँ पर कुछ झूठी अफवाहें हैं जो फैली रहती हैं, उनके बारे में आपको बता दूँ। पहला क्या है कि कुछ अफवाहें क्या थी, अभी फैल रही थी कि शरीर पर अल्कोहल या क्लोरीन के छिड़काव से कोरोना वायरस हो से खत्म हो जाता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, कि जो बॉडी के बाहर हैं, यानी कि आपने छिड़काव कहाँ किया? बॉडी के बाहर, तो जो आपके वायरस के होंगे वो सिर्फ बाहर वाले ही खत्म हो गए। ऐसा नहीं करेंगे सैनिटाइज करने से खत्म नहीं होते, होते तो हैं पर वो एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर हैं बॉडी के वो आपके खत्म होंगे, समझ में आ रहा। लेकिन जो बॉडी के अंदर चले गए वो खत्म नहीं होते हैं, जो शरीर में अंदर प्रवेश कर गए वो आपके खत्म नहीं होंगे। वरना आप सोचें कि आपने बाहर बॉडी सैनिटाइज कर ली और आप अंदर भी हो गए, इसलिए आपसे कहा जाता है कि बार बार हाथ धोएं। क्योंकि आपका देखिए, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि वायरस जो एंटर करेगा वो या तो आपकी आंखों से करेगा, या नाक से करेगा, या मुंह के द्वारा किया। इसीलिए आप अपनी, अगर आपकी आदत है, क्या होता है हमारे 1-2 घंटे के अंदर हम लोगों के जो हाथ होते हैं वो अक्सर कहीं पसीना पहुंचता है, कहीं आँख के पास, कहीं कान के पास चले ही जाता है, कहीं हम लोग नाक में ऐसे ऐसे करने लगते हैं। अब आप देख नहीं पा रहे हैं मैं हम कर जरूर रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब नाक थोड़ा पकड़ लेते हैं या उसको टच कर लेते हैं। तो ये सारी आदतें, हैबिट
हैबिट रहती हैं, तो अगर आप में ये हैबिट है तो आप इसको छोड़ दीजिए और मास्क का प्रयोग आप बाहर जब जाएँ तो बिल्कुल करें, ठीक है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें घर पर। धन्यवाद।